हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के सामने फिर से आ चुका हूं। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा अटेंड करिए। मात्र 25 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो एक-एक प्रश्न ध्यान से देखिए और उसे बताने का प्रयास कीजिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तब तक मैं इसे रेड कलर कर लेता हूँ। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो दूसरा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, वस्तुओं का परिवहन। ठीक है। और आप लोगों को एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो तृतीय क्षेत्र होता है, इसे हम लोग सेवा क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, भारतीय आर्थिक समीक्षा बताइए किस चीज को प्रकाशित करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारत के प्रधानमंत्री? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वित्त मंत्रालय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार का एक वार्षिक दस्तावेज है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का दृष्टिकोण भी निर्धारित करता है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, समाजवादी। ठीक है। किस आर्थिक प्रणाली में? तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो ये है समाजवादी आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी को क्लास डेली बेसिस पर अटेंड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें। ठीक है। तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अब वाकई देखा जाए तो 1 रुपए का नोट बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक है। छपता है लेकिन बहुत कम मात्रा में छपता है। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जितने भी लोगों ने भारत का वित्त सचिव बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और एक चीज और ध्यान में रखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग कहते हैं आरबीआई, ठीक है, इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत जो है 1 रुपए के नोट पर जो है ये आरबीआई के द्वारा ही लागू किया गया भारत वित्त सचिव का हस्ताक्षर। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है मार्शल लॉ, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद जो कायदे कानून लागू किए जाते हैं, उन्हें हम लोग मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, प्रधानमंत्री। ठीक है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो है प्रधानमंत्री को सबसे महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में संबोधित किया जाता है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के निर्णय जो है आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा वाला है युक्तिपरक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है
बताइए से लिए गए हैं, बताइए किस चीज से लिए गए हैं? आपात उपबंध। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल आपातकालीन उपबंधों को जो है मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है कि यह जो है संघीय योजना, राज्यपाल का पद और न्यायालय, ठीक है, और लोक सेवा आयोग से रिलेट करता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका जो है, और दूसरा है भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, और तीसरा है मूल अधिकार। तो ये तीनों जो स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उन्हें स्तंभ 2 से अगर रिलेट किया जाए तो किससे किससे रिलेट करेगा? तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका ये आपका रिलेट करेगा। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका रिलेट करेगा बी वाले से, ठीक है। बी वाला आपका क्या है, आप सभी लोग देखिए। बी वाला है विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण, ये आपका रिलेट कर रहा है। और भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, तो ये आपका रिलेट करेगा दोस्तों पहले वाले से, मतलब वंचित करने पर। भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका क्या है? वंचित करने पर ये अंत करने का तरीका है, मतलब ए वाले से रिलेट कर रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें मूल अधिकार का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी पंजीकरण से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका पंजीकरण से मूल अधिकार रिलेट कर रहा है। और भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका तो वंचित करने पर, और विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण, इसका संबंध किससे है? भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। एक स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है 6 महीना, ठीक है, काफी सारे लोग बता रहे हैं 6 महीना, लेकिन वो लोग यहाँ पर बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, तो इसकी कोई अधिकतम अवधि ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथे से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 360 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति जो है प्रदान की थी। और यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यपाल के किसी भी भाग का जो है वित्तीय अस्तित्व संकट में है, तो वह जो है उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर देता है, ठीक है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाने के बाद ही वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लागू रहता है। तो ये पॉइंट है, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य जो हैं वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। कहाँ? विधानसभा के नामांकित किए गए जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक अच्छा प्रश्न है, एक्साइटिंग प्रश्न है। भारत ने बाबर ने भारत पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया था? भारत ने बाबर ने भारत पर, ठीक है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ईस्वी में है, ईसा पूर्व नहीं है। भारत ईस्वी, बाबर जो है ईस्वी में आता है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। और ईसा पूर्व आप सभी लोग समझते हैं ईसा मसीह के जन्म से रिलेट करता है। इसके बारे में डिटेल में कभी आपको बताऊंगा, मैंने पहले बताया भी है इसके बारे में। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सन 1526 ईस्वी बाबर ने जो है भारत पर सन 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। और आप लोग एक चीज और ध्यान में रखिए कि राजपुताना के अपने शत्रुओं से युद्ध करने और उत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है
बाबर को सन 1524 ईस्वी में लोधी वंश के विद्रोही नेता दौलत खान लोधी द्वारा जो है आमंत्रित किया गया था। ठीक है, जब तब जो है बाबर ने सन 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को, किसे दोस्तों, इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तो आप ये चीज ध्यान में रखिए, प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को इसने मतलब हराया था। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पन सभ्यता में यदि बात करें तो लोहा जो है ये नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर मात्रा में जो है आपको सोना और चांदी, ठीक है, ये चीज आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन लोहे से संबंधित कोई भी यहाँ पर सामग्री नहीं मिलेगी। चलिए, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। बहुत ही आसान प्रश्न है। लाल किले का निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। और आप सभी लोगों को पता होगा कि यदि आप लोग लाल किला गए होंगे तो वहां पर आपको बहुत ही फैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो फटाफट आप लोग हर एक प्रश्न बताते हुए चलिए, डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किसी अन्य वीडियो में। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए, और एक चीज और ध्यान में रखना है, 1639 ईस्वी से 1648 ईस्वी में जो है ये महल किलेबंदी राजधानी के रूप में जो है घोषित था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाल किला, लाल होने के कारण। तो 1500, सॉरी माफ करिएगा, 1639 से 1648। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और शाहजहां ने ही, आप सभी को पता होगा, मुमताज की याद में क्या बनवाया था, ताजमहल, जो कि विश्व के अजूबे में गिनती होती है। किसके शासन काल में हवेंद शाह भारत आया था। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में। तो यहाँ पर चीनी यात्री ह्वेंग सांग जो है ये हर्ष के शासन काल में, फिर से हर्षवर्धन के शासन काल में, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, दी गई घटनाओं को उनके काल कर्म के अनुसार जो है लगाना है। तो सबसे पहले वाला सबसे पहले लगाना है, मतलब काल कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो दूसरा वाला है, वास्को डिगामा भारत पहुंचा, बताइए कब पहुंचा था। तो दोस्तों ये आपका पहले स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि वास्को डिगामा जो है भारत सन, आप सभी लोग देख सकते हैं, 20 मई, डेट भी पता है, 20 मई सन 1498 ईस्वी। ठीक है, वास्को डिगामा कब, 20 मई सन, देखिए यहाँ तक कि डेट भी क्लियर है, आप सभी लोग यहाँ पर देख लिखिए, सन 1498 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था, भारत पहुंचा था। ये आपका फर्स्ट पे आता है। फिर उसके बाद कालक्रम के अनुसार 1498 के बाद क्या है, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर आपका आता है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो ये आपका रिलेट करेगा, ऑप्शन नंबर दूसरे स्थान पर ये आएगा कालक्रम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आहट आप सभी लोग देख सकते हैं। और बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। तो ये आपका रिलेट करेगा सन 1526 ईस्वी। ठीक है, 1498 ईस्वी के बाद सन 1526 ईस्वी। तो फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है। थर्ड की बात करें तो आपका सिपाही विद्रोह आता है, जो कि आपका रिलेट कर रहा है सन 1857 ईस्वी से। ठीक है, डेट इसमें क्लियर है दोस्तों, डेट इसमें है आपका 10 मई, 10 मई सन 1857 ईस्वी सिपाही विद्रोह हुआ था। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, चलिए,
इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? बहुत ही आसान है दोस्तों। पहले सबसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है आपका बृहस्पति ग्रह, ठीक है। और सबसे दूर कौन सा है, अब ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है वरुण, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वरुण जो है सौर मंडल में सूर्य से दूरी की क्रम में सबसे दूर है, और यह जो है 8वां दूरतम ग्रह है, ठीक है। 8 ग्रहों में सबसे दूर ग्रह जो है वो आपका क्या है, वरुण, ठीक है। इसकी यदि दूरी की बात करें तो आप लोग यदि कॉपी पेन साथ में रखे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए, 4495 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। कितना? मिलियन किलोमीटर। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा, यम का मतलब मिलियन समझिए। तो 4495 मिलियन किलोमीटर किसकी दूरी है, वरुण की, ठीक है। और तीसरा सबसे भारी और सबसे घना ग्रह है। तो सबसे भारी तो आप सभी लोग जानते होंगे बृहस्पति ग्रह है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर वरुण ग्रह आता है। चलिए, और सबसे ज्यादा उपग्रह पहले तो बृहस्पति के पास थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा उपग्रह जो है शनि के पास है, और पृथ्वी के पास मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चांद। चलिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया ऑस्ट्रेलिया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महान विभाजक श्रेणी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, और सभी लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप होने के साथ साथ एक पूरा देश है, ठीक है। 7 महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो कि अब पूरे महाद्वीप को एक देश घोषित कर चुका है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है शरावती, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी जो है बराबर होती है, होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए सभी लोग जवाब देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को 30 डिग्री, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, यदि नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि पृथ्वी को जो है 360 डिग्री की काल्पनिक देशांतर रेखाओं में विभाजित किया गया है, और 360 डिग्री में जो है आपके 24 घंटे जो है सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो दोस्तों अमीबा जो है अपना भोजन मुख्य रूप से जो है रिक्तिका में पचाता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, खाद्य धानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए, इस क्लास का जो लास्ट प्रश्न है आप सभी के सामने है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मादा युग्मक को हम लोग कहते हैं अंडाणु, ठीक है। और नर को क्या कहते हैं? शुक्राणु। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ जो है आज का ये क्लास जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।